बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 जो है उसे स्टार्ट किया हुआ है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इसमें आज जो हमारा नॉलेज है वो 8.3 है, जिसमें हमने थर्मल इक्विलिब्रियम और इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। तो आज की डिस्कशन इन दो मेन पॉइंट्स के बारे में होगी। इसमें जो एसएलओस हमने कवर करना है, जिसमें पहला एसएलओ क्या है, स्टेट दैट रीजन्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर वाले जो रीजन्स हैं या सेम टेम्परेचर वाली जो बॉडीज होती हैं, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आप कहते हो कि वहां पे एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ गई है। अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। और दूसरा एसएलओ जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें रिलेट आर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के राइज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के राइज को हम रिलेट करेंगे टू एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमने टेम्परेचर के राइज को इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के साथ रिलेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्मली छोटी क्लासेस में हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने के हिसाब से आप उसके टेम्परेचर की बात करते हो। अब ये जो किसी चीज को अगर आप फील करना चाह रहे हो उसका क्या टेम्परेचर है, वो गर्म है या ठंडी है, तो आप क्या करोगे, इसको टच करोगे। अब जब उसको टच करोगे तो कौन सी चीज आपको एहसास दिलाती है कि उसका टेम्परेचर किस तरह का है, तो वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मोशन है। मोशन की वजह से आपके हाथ के साथ कोलिजन होती है। जब आप हॉट बॉडी को हाथ लगाते हो तो हॉट बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके हाथ, आपकी स्किन के साथ कोलिजन करते हैं और कोलिजन करके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और उस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से हमें एहसास होता है कि ये ठंडी है या गर्म है। तो मेन चीज फिर क्या हो गई कि यहां पे मोशन बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो है वो टेम्परेचर के बारे में हमें आइडिया देती है। और मोशन जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं। तो फिर कहा जा सकता है कि टेम्परेचर को अगर क्वांटिटेटिवली आपने देखना है तो आप मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देख लो। तो मोर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मोर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने जनरल एक टेम्परेचर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। अब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम अगर गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव फ्रीली, और अगर वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट भी होते हैं। तो ट्रांसलेट होने में उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसके अलावा वहां पे वो वाइब्रेशन में भी हो सकते हैं। अगर बॉन्ड्स बने हुए हैं, वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैस है, तो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे वो बॉन्ड की वजह से वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, तो वहां पे वाइब्रेशनल मोशन भी आ गई। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एक फैक्टर आ गया। इसके अलावा चूंकि वहां पे रोटेशन भी पॉसिबल है, तो रोटेशनल मोशन भी वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसलिए तीन तरह की यहां पे काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट्स बन गए, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो ओवरऑल ये बात हुई है गैस के बारे में। लेकिन गैस में मेन जो एनर्जी ट्रांसफरिंग में एफिशिएंट चीज है, जो मेन रोल प्ले करने वाली चीज है, वो है ट्रांसलेशनल मोशन। उसी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होते हैं और आके कोलिजन करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो ओवरऑल हम अगर गैस के केस में टेम्परेचर को देखना चाहें तो हम वहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट कर लेते हैं। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। अब आते हैं यहां पे लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास जो गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोजर होते हैं रिलेटिव टू गैस, वो उतने रैंडमली मूव नहीं कर रहे होते।
तो वहां पे दो तरह की मोशन ही होती है, या ट्रांसलेशनल मोशन होगी या वहां पे वाइब्रेशनल मोशन होगी। लेकिन वहां भी ज्यादा एफिशिएंट जो चीज है, वो जो एनर्जी ट्रांसफर का काज बनती है, वो ट्रांसलेशनल मोशन ही है। लेकिन वाइब्रेशन भी अपना एक रोल प्ले करती है। तो वहां पे टेम्परेचर मेजर करना हो तो इन दो मोशंस को देखना पड़ेगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जबकि जब सॉलिड्स की बात करो तो सॉलिड्स में तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन में, एक फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं। वहां पे मॉलिक्यूल्स की सिर्फ एक ही तरह की मोशन होती है और वो है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशनल जो मोशन है उसके साथ जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर का काज बनती है और टेम्परेचर को डिटरमिन करने में हेल्पफुल है। तो ये मैंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपको बताए। ये तो बात होगी टेम्परेचर की। अब जिसके अंदर इन जनरल बात करो तो ये काइनेटिक एनर्जी है जो टेम्परेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही। तो जिस ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो अब आते हैं दूसरा जो फैक्टर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, हीट। हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हीट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी किस तरह की है? हीट को हम कह सकते हैं इट इज अ एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन ट्रांजिट। फ्लो के ड्यूरिंग जो एनर्जी है उसे आप हीट का नाम देते हो। हीट इज नॉट द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन इन इट। ये वो एनर्जी नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। अगर आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एक हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है, आप उन दोनों को आपस में इन कॉन्टैक्ट करो। जैसे इन कॉन्टैक्ट करोगे तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होगी और एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो जो ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफरिंग के दौरान है, जो फ्लो में एनर्जी आ गई, उसे आप हीट का नाम देते हो। जब वो फ्लो होकर दूसरी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगी तो फिर हम उसको इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो फिलहाल आप हीट को जो है वो जब भी बात करोगे तो इट इज अ एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन ट्रांजिट। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं ऐसे देता होता हूं कि सपोज करें कि हमारे पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड को हॉट बॉडी ले लो और अर्थ को आप कोल्ड बॉडी ले लो। अब अगर बारिश हो रही है तो जब बारिश हो रही होगी तो बारिश का जो पानी है जब तक क्लाउड और अर्थ के दरमियान में है, फ्लो में है, उस वक्त वो उसको आप हीट कह लो। लेकिन जब वो बारिश का पानी जमीन पे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा, तो फिर वो अर्थ की इंटरनल एनर्जी जो है वो कहलाएगा। तो खैर ये हीट का कॉन्सेप्ट आपने इस तरह से अपने ज़हन में रखना है कि ये वो एनर्जी नहीं है जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, इट इज द एनर्जी इन फ्लो। और ये फ्लो उसी वक्त होगा व्हेन एवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं यहां पे अपने असल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम के हवाले से। थर्मल इक्विलिब्रियम को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? डियर स्टूडेंट, इसमें हम कहते हैं हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहां पे मैंने फिगर में दो ऑब्जेक्ट शो किए हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अब इन दोनों के अपने अपने टेम्परेचर हैं। अज्यूम कर लें कि ए का जो टेम्परेचर है वो हाई है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 की वैल्यू ज्यादा है, T2 की वैल्यू कम है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में इन कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे इन कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, और दूसरे के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे हैं। जैसे इन कॉन्टैक्ट होंगे तो फास्टर मॉलिक्यूल्स स्लोअर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे। और जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इसको कहोगे हीट का फ्लो शुरू हो गया। जब एनर्जी ट्रांसफरिंग हो रही होगी दैट इज कॉल्ड हीट। जब हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी तो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पहली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये अपनी एनर्जी देते जा रहे हैं और इनकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी। मॉलिक्यूल जब कोलिजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये थोड़ा स्लो होंगे। स्लो होने का मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक स्टेज आएगी कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और उस वक्त वहां पे एनर्जी ट्रांसफरिंग बंद हो जाएगी। एनर्जी ट्रांसफरिंग बंद होने का मतलब है नो हीट फ्लो विल अकर एट दिस पोजीशन।
और उस वक्त आप कहते हो कि हमारे पास दोनों बॉडीज का टेम्परेचर चूंकि सेम है, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। उस वक्त आप मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो सेम होगी और बॉडीज विल बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को आप ऐसे भी सीख सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास जो नेट जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो यहां पे जीरो होगा। जिस रेट के साथ एनर्जी ए से बी की तरफ जा रही होगी उसी रेट के साथ एनर्जी जो है वो बी से ए की तरफ आ रही होगी, यानी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में इक्विलिब्रियम आ गई, इसी वजह से आप इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हो, जिसमें टेम्परेचर तो तब्दील नहीं हो रहा, एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है, लेकिन नेट एक्सचेंज ऑफ हीट यहां पे, नेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वो यहां पे जीरो होगी। तो खैर ये आपने थर्मल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड किया। थर्मल इक्विलिब्रियम में एक तो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा, दूसरा उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, और तीसरा यहाँ पे नेट फ्लो का हीट का जो फ्लो है वो जीरो होगा। और उसकी रीजन ये है कि जिस रेट के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी जा रही है उसी रेट के साथ दूसरी से पहले वाली की तरफ ट्रांसफर होगी, तो नेट रेट यहाँ पे जीरो बनेगा और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी। इसको हम एक सिमुलेशन से भी देख लेते हैं, दूसरी वाली। हाँ जी, ये अगर आप देखें मेरे पास जो है इसमें ये हीटिंग सिस्टम भी है और ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं। अज्यूम करें कि ये मेरे पास एक ब्रिक है और मैं इस ब्रिक के साथ ये एक थर्मोमीटर लगा लेता हूं, इसको उठा के यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर एक हीटर के ऊपर रखूं, हीटर के ऊपर रख दिया, मैं इसको अब नीचे से हीट प्रोवाइड करता हूं। अब ये हीट अप करूंगा तो आप थर्मोमीटर में देख रहे हो कि टेम्परेचर राइजिंग शो हो रही है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आप यहां पे ये टेम्परेचर आपने सफिशिएंटली हाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको उठा के अगर ये आयरन के ऊपर रखूं तो अब आप चेक करो कि थर्मोमीटर की रीडिंग कम होना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है कि ये हॉट बॉडी थी और जो नीचे वाली कोल्ड बॉडी थी, तो एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये उतनी देर तक फ्लो होता रहा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया। तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया हीट फ्लो बंद होगी। और थर्मोमीटर में आप रीडिंग देख रहे हो कि यहाँ पे रीडिंग फिक्स हो गई है, एक फिक्स लेवल पे आ गई, इसके बाद टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा। तो इस वक्त ये दोनों किस में आ गई? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा एक और अंदाज में भी देख सकता हूं कि मेरे पास जो है वो, अगर मैं इसको वाटर को यहां पे रखता हूं और इसको यहां पे हीट करता हूं, तो हीट करने में आप देखोगे कि वाटर का टेम्परेचर यहां पे राइज होगा, टेम्परेचर राइज होता जाएगा और ये अब स्टीम नजर आना शुरू हो गई है। अब इसी में अगर मैं क्या करता हूं कि उसको उठाता हूं यहां से और इस ब्रिक को उठा के इसमें इंसर्ट कर देता हूं, तो आप देखोगे कि अब यहां पे चूंकि वाटर हॉट ऑब्जेक्ट है और ये जो ब्रिक है ये कोल्ड है और इसमें टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ये मेंटेन हो गया। इसमें क्या हुआ होगा? डेफिनेटली जो हमारे पास वाटर है उसने एनर्जी को लूज किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और जो ब्रिक है उसने एनर्जी को गेन किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा और एक स्टेज आ गई, दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ गए। उस वक्त नो एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखना चाहो तो आप एक दूसरी सिमुलेशन भी देख सकते हो। ये एक फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपको नियरली रेस्ट पे नजर आ रहे हैं। ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो ब्लू डॉट्स हैं ये मॉलिक्यूल्स को जाहिर कर रहे हैं, इधर जो रेड डॉट्स हैं ये भी मॉलिक्यूल्स को जाहिर कर रहे हैं। अब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। मैं अगर इन दोनों को इन कॉन्टेक्ट लेके आता हूं तो आप ये देखोगे कि यहां पे कैसे जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, और दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो तकरीबन एक जैसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो गए। जब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी तो उस वक्त क्या हो जाएगा? यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। और ये चीज आप एक ग्राफ में भी देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा है, और दोनों
एक स्टेज आएगी कि दोनों ग्राफ आपस में मिल गए और मिलने पे इनका टेम्परेचर कितना शो हो रहा है 50, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो गया 50 हो गया और ये थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई। तो आपने थर्मल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, टेम्परेचर सेम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम, नो नेट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंटरनल एनर्जी की तरफ। इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके तमाम किस्म की जो एनर्जी है उनका सम कर दो, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। इसको थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो। ये वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह की एनर्जी रख सकती हैं। एक तो वो मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मोशन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट हो गई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हमारे पास वहां पे अगर हमारे पास वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उस फोर्स की वजह से पोजीशन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। जब आप आइडियल गैस की बात करते हो तो आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें आप पॉइंट मास के तौर पर लेते हो और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वहां पे किसी किस्म की कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है वहां पे, तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसके अलावा वहां पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन भी नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनेंगे तो वहां पे वाइब्रेशन और रोटेशन भी खत्म हो गई। पीछे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के पास एक ही मोशन रह गई, ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर आप आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहोगे तो वहां पे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल लो, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस होगी। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन पे डिपेंड करेगी और ट्रांसलेशनल मोशन के साथ टेम्परेचर भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होता है, जबकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये मैं आपको जो है वो आइडियल गैस के साथ साथ एक इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया। अब हम आते हैं रियल गैस की तरफ। रियल गैस में जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल है उनका साइज फाइनाइट कुछ ना कुछ होता है। इसके अलावा वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होती है जिसकी वजह से उनकी पोजीशन के साथ एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। इसके अलावा चूंकि अगर बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड्स की वजह से इनमें वाइब्रेशन भी होगी, जैसे कि यहां पे शो की हुई है, और रोटेशन भी पॉसिबल है। तो बॉन्ड में रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाएगी, यानी ये दो तरह की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड हो जाएगी। एक ट्रांसलेशनल मोशन तो होती है गैस के अंदर, ट्रांसलेशनल के अलावा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और बॉन्ड्स फॉर्मेशन में पोजीशन के साथ एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहेगी। तो इन तमाम किस्म की एनर्जी को ऐड करोगे तो तब आपके पास रियल गैस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होगी। तो एक रियल गैस और एक आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी का एक सिनेरियो जो है वो आपने अंडरस्टैंड किया। अच्छा, अब अगर आप एक आइडियल गैस को एनर्जी देते हो, हीट अप करते हो, उसको हीट सप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी वहां पे राइज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और हीट ऐड करने पे अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वहां पे चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा रहा होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं रियल गैस में। रियल गैस और आइडियल गैस, इन दोनों में थोड़ा हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर एक रियल गैस को आप हीट करोगे
तो वहां पे चूंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है, आपने एनर्जी दी, एनर्जी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी वाला पैरामीटर है वो तो टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर भी बढ़ा है, लेकिन सारी की सारी हीट जो हमने दी है वो सारी टेम्परेचर को राइज करने में यूटिलाइज नहीं हो रही, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होना है उसका टेम्परेचर राइज करने में रोल नहीं होता, उसका नॉर्मली फेज चेंज करने के साथ रोल होगा। तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है और एक रियल गैस है, इन दोनों का अगर हम एक जैसा टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे तो ऐसे केस में रियल गैस को हमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी दोनों में एक जैसी बढ़ाना चाह रहे, लेकिन चूंकि रियल गैस में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, इसलिए हमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी रियल गैस को उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना कि एक आइडियल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इन शॉर्ट रियल गैस में हमें पोटेंशियल एनर्जी को भी देखना पड़ता है जब आप हीट सप्लाई करते हो। अब इंटरनल एनर्जी जो है इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? एक बात तो आपने देख ली कि हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी राइज होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हीट सप्लाइंग के थ्रू आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो और दूसरी तरफ आप वर्क करके भी ये काम कर सकते हो, वो आगे हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स क्या है? हमारा असल मकसद तो इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाना है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हीट की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और स्पेशली यहां पे अदर फॉर्म कौन सी होगी? इनटू मैकेनिकल वर्क। तो हीट की कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क आपने यहां पे डिस्कस करना है, वो आप उसी की बेस पे हीट इंजन की बातें करोगे। हमारी जो गाड़ियों के इंजन है ये हीट इंजन है जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है और ये थर्मोडायनामिक्स की बेस पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। खैर, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का तरीका सीख लिया कि आप हीटिंग के थ्रू या वर्क डन करके आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। और एक और चीज़ आपने सीख ली कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम आते हैं यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? स्टेट को बयान करने वाला पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस फॉलोड, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। जैसे कि यहां पे अगर आप बात करो कि मेरे पास एक सिस्टम था, उसकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी थी वो UI, इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल यू इस्तेमाल किया जा रहा है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI थी, प्रेशर PI, वॉल्यूम VI था, ठीक है, और टेम्परेचर को आप यहां पे TI ले लो। अब हमने 3 डिफरेंट प्रोसेसेस किए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और इस सिस्टम को हम ले गए एक फाइनल इंटरनल एनर्जी UF पे और फाइनल वॉल्यूम VF पे, फाइनल प्रेशर PF पे और फाइनल टेम्परेचर TF पे ले गए। इसका मतलब हमने सिस्टम की स्टेट को बदल दिया। लेकिन अगर मैं यहां पे इंटरनल एनर्जी की चेंज को डिस्कस करना चाहूं तो वो प्योरली डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, ये दो चीजों को हमें पता चलेगा तो आप इजीली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे। तो ऐसा पैरामीटर जो प्योरली स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस फॉलोड, इस तरह के पैरामीटर को आप स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन कहते हो। तो इंटरनल एनर्जी हमारा जो है वो बेसिकली स्टेट फंक्शन है। तो फिर यहां पे मुझे बताएं कि अगर आप UI स्टेट से UF स्टेट तक गए हैं तो इन 3 प्रोसेसेस को फॉलो करने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी? ईच केस में सेम होगी, क्योंकि फाइनल स्टेट इस पूरे प्रोसेस में एक ही है, सेम है।
और इनिशियल स्टेट भी सेम है, इसलिए चेंज की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये आपने इंटरनल एनर्जी की चेंज के हवाले से जो है उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, एक और बात कि अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क है। हीट इज द एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन ट्रांसफरिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर, उसे आप हीट का नाम देते हो। जबकि इंटरनल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक मेन डिफरेंस आपने याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी बॉडी के अंदर होती है, बॉडी उसको रख सकती है, जबकि हीट जो है वो एनर्जी इन फ्लो है, और ये उसी वक्त होगी जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर आप दो ऑब्जेक्ट एक सेम टेम्परेचर पे आ गए तो उस वक्त वहां पे एनर्जी की ट्रांसफरिंग बंद हो जाएगी, हीट फ्लो बंद हो जाएगी, देयर विल नो हीट अवेलेबल, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी, और थर्मल इक्विलिब्रियम पे हीट फ्लो जीरो। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।